हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग नंबर 2। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था आरबीसी के कार्य, आरबीसी के बारे में सब कुछ। तो आज देखिए डब्ल्यूबीसी, सेकंड क्या है, ब्लड सेल है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म जो कि होती है व्हाइट ब्लड सेल या फिर हम बोलते हैं कॉर्पस्कल्स। ठीक है, हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या रहेगा, श्वेत रक्त कोशिका या फिर कणिका। कण मतलब छोटे छोटे कण होते हैं ब्लड में। बताया था आपको श्वेत रक्त कोशिकाएं या डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ये हमारे ब्लड का किस तरह का भाग है, ठोस भाग। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करें डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे बनती है। देखिए हमारा जो पूरा ब्लड है वो बनता है बोन मैरो में। बोन मैरो क्या होगी, अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा मीन्स हड्डियों के बीच में क्या होता है, खाली स्पेस होता है, खाली जगह होती है, वहीं पे क्या बनता है, हमारा ब्लड बनता है। तो उसके बाद इसकी मृत्यु कहाँ होगी, जैसे कि हमने आरबीसी का कब्रिस्तान पढ़ा था, प्लीहा को कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ पे होगी, डायरेक्ट ब्लड में ही होती है। उसके बाद देखिए जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, 3 से 4 दिन का। आरबीसी का आपको बताया था 120 डेज का। उसके बाद देखिए इनकी संख्या की बात करें जिसे हम बोलते हैं टीएलसी। अगर आपने देखिए डॉक्टर के पास जाते हो तो स्लिप में हमें टीएलसी लिखा हुआ मिलता है। टीएलसी की फुल फॉर्म बनती है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मीनिंग यही होता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी है। तो देखिए हमारे ब्लड में चाहे महिला हो या पुरुष हो, डब्ल्यूबी की संख्या होनी चाहिए 5000 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब। अब ये पीछे क्या है, ये क्या है, आयतन की इकाई है। इट मीन्स बिल्कुल कम जगह में डब्ल्यूबीसी क्या है, बहुत ज्यादा है। अगर डब्ल्यूबीसी कम होंगी तो क्या होंगे, हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होंगी। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए, क्योंकि कुछ क्या सोचते हैं कि हम डब्ल्यूबीसी को बढ़ा लें, बढ़ाना देखिए क्या होता है, इससे कैंसर होने के चांस हो सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जितनी नॉर्मल होती है उतनी ही हमारे लिए फायदेमंद होती है। उसके बाद वैज्ञानिक नाम की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ल्यूकोसाइट। इंग्लिश में हम क्या राइट करते हैं, ल्यूकोसाइट। एज इट इज क्या होता है, इसका हिंदी में होता है ल्यूकोसाइट। बात करें ल्यूको की, ल्यूको मीन्स देखिए साइंस में कभी भी ल्यूको आ जाता है, आगे भी आप पढ़ोगे तो ल्यूको अगर आता है तो इसका मीनिंग होता है कलरलेस। कलरलेस का मीनिंग क्या होगा, व्हाइट। इट मीन्स इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होगा। आरबीसी का कलर रेड था क्योंकि उसमें क्या था, एक पिगमेंट था, पिगमेंट का नाम क्या था, हीमोग्लोबिन। लेकिन जो डब्ल्यूबीसी है बच्चों, डब्ल्यूबीसी में कोई भी पिगमेंट नहीं होता, ये कलरलेस होगा। शेप की बात करें तो शेप क्या होगी इसकी, गोलाकार। उसके बाद देखिए डिसीज, पेपर में कई बार आई है कि ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम पूछा है, ल्यूकीमिया का दूसरा नाम पूछा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो देखिए ल्यूकीमिया, तो ल्यूकीमिया कहां से बना, ल्यूकोसाइट से बना ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया जो है इसी का दूसरा नाम क्या है, ब्लड कैंसर। कैंसर देखिए क्या होता है, हमारे शरीर में क्या है, कोशिकाएं ही कोशिकाएं हैं। ब्रेन की बात करें, हार्ट की बात करें, हैंड की बात करें तो हमारे शरीर में क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। वो कोशिकाएं अगर एक लिमिट के बाद भी बढ़ती रहें, यानी कि कोशिकाओं की अगर क्या हो जाती है, अनियमित वृद्धि होती है, उसी को क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। आजकल कैंसर के क्या है, बहुत सारे रूप हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर, ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, टंग कैंसर, ओरल कैंसर। ठीक है, तो ब्लड कैंसर क्या होगा, ब्लड कैंसर। अब देखिए ब्लड कैंसर है, इसका मीनिंग क्या है कि हमारे ब्लड की कोशिकाएं बढ़ गई हैं। ब्लड में भी कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। तो किन कोशिकाओं के बढ़ने पे कैंसर बनता है, देखिए आरबीसी तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, डब्ल्यूबीसी की संख्या 5000 से 10,000 है। अगर 10,000 से ऊपर हम बढ़ाने की कोशिश करें तो ब्लड कैंसर होने का खतरा है। तो ब्लड कैंसर होता है ल्यूकीमिया। और ब्लड कैंसर में, ब्लड कैंसर का प्रभावित अंग अगर आ जाए पेपर में तो हम क्या बताएंगे, ब्लड होगा। और ब्लड कैंसर में कौन सी कोशिकाओं की अधिकता होती है, डब्ल्यूबीसी की। फिर आता है देखिए नेक्स्ट कि डब्ल्यूबीसी के प्रकार। अब क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। हमें क्या करेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से एक जो होता है वो अलग होगा, 3 जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और ऊपर लिख देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक श्वेत रक्त का प्रकार नहीं है। ठीक है, जैसे कि आरबीसी का नाम दे दिया, 3 नाम यहां से उठा लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बने हैं। तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार की बात करें तो ये 2 तरह का होता है। नंबर 1 है ग्रेनुलोसाइट, नंबर 2 है ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट के आगे क्या लगा दिया, ए। अगर आप हिंदी में राइट करोगे तो ये एज इट इज मरेगा। आप सिर्फ मीनिंग समझो। ग्रेनुलोसाइट का मीनिंग होता है दाने, ग्रेन्यूल्स।
ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे दाने, और एक ग्रेन्यूल्स के होते हैं जिसमें दाने नहीं होते। अब बात करें ग्रेन्युलोसाइट की कि WBC जो है बच्चों, इसकी शेप कैसी होगी, गोलाकार होगी। इसको भी फर्दर डिवाइड कर दिया। नंबर वन क्या है, न्यूट्रोफिल। देखिए नीचे भी क्या है, हिंदी में न्यूट्रोफिल। सेकंड आएगा इसोनोफिल, और थर्ड है बेसोफिल। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपको दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक WBC नहीं है। 3 नाम यहां से दे दिए और एक नाम दे दिया इरिथ्रोसाइट, और हमें पता है कि इरिथ्रोसाइट क्या होता है, RBC का अनदर नेम है इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट क्या होगा, आंसर होगा। तो ये 3 टाइप किस बेस पे बनाए, न्यूट्रोफिल में क्या होता है, जो हमारी WBC होती है वो गोलाकार होती है, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियस 2 से ज्यादा होंगे। इजोनोफिल में कितने होंगे, न्यूक्लियस 2 होंगे, और बेसोफिल में क्या होगा, न्यूक्लियस 1 होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ये 3 टाइप के हो गए। बात करें एक ग्रेन्युलोसाइट की, इसमें क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ये फर्दर 2 टाइप्स की होती है। नंबर 1 है मोनोसाइट, नंबर 2 है लिम्फोसाइट। और ये आपने सुना भी होगा कि एग्जाम में आता है कि सबसे बड़ा WBC कौन सा है, सबसे छोटा WBC कौन सा है। तो जो मोनोसाइट होगा वो क्या है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, सबसे बड़ा WBC कौन सा होता है, मोनोसाइट, और सबसे छोटा कौन सा होता है, श्वेत रक्त कण, या फिर WBC को क्या संज्ञा दी गई है, यानी कि इस WBC को क्या कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर में देखा गया है कि सोल्जर ऑफ द बॉडी किसे कहा जाता है। सोल्जर क्या होते हैं, देखिए सैनिक। तो सैनिक क्या करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। उसी तरीके से WBC भी क्या करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं। कैसे, देखिए हमारे हाथों पे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। हम वायु के थ्रू भी क्या है, बैक्टीरिया वगैरह अपने अंदर ले जाते हैं। लेकिन देखिए हम बीमार क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे अंदर क्या होती है, WBC। यानी कि हमारे शरीर में भी क्या होता है, युद्ध होता है, किसके बीच में, WBC और जो भी ये बैक्टीरिया कीटाणु एंट्री कर गए इनके बीच में। अगर WBC की संख्या ज्यादा है तो हम बीमार नहीं होंगे, लेकिन अगर WBC की संख्या कम हो जाए और जो कीटाणु है वो ज्यादा संख्या में हो जाए तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो WBC क्या करते हैं, शरीर की रक्षा करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया है शरीर के सैनिक, या फिर हम बोल सकते हैं गार्ड ऑफ द बॉडी, शरीर के रक्षक। देखिए WBC, उसके बाद इसके कार्य, मानव शरीर को क्या करती है, रोगों से बचाती है। ज्यादातर बीमारियों में क्या होता है, WBC की संख्या में कमी आ जाती है। उसके बाद देखिए थर्ड टाइप ऑफ ब्लड सेल, जो कि क्या है, प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। क्या है ये, रक्त कोशिका है तीसरी। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या बनेगा, थ्रोम्बोसाइट। इन्हें क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट। उसकी शेप की बात करें, आकृति कैसी होगी, देखिए तो ये होती है स्पिंडल शेप। स्पिंडल का क्या मतलब होता है, किनारों पे तीखी। देखिए इस टाइप से किनारों पे क्या होंगी, ये तीखी होंगी, इस टाइप से इनकी शेप होगी। अगर हम संख्या की बात करें तो जो क्या है प्लेटलेट्स हैं, इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, 2 लाख से 4 लाख पर मिलीमीटर क्यूब। 2 लाख से कम होने पर आपको पता होगा डेंगू हो जाता है या चिकनगुनिया। तो जीवन काल की बात करें तो जीवन काल रहेगा 7 डेज का, 7 दिन तक ये जीवित रहती हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। निर्माण कहां पे होता है, बताया था। ब्लड कहां बनता है हमारा, बोन मैरो में। तो ब्लड में जितने भी सेल्स हैं वो सब कहां पे बनेंगी, बोन मैरो, अस्थि मज्जा। इनकी डेथ कहां पे होगी, मृत्यु कहां पे होगी, ब्लड में। देखिए इसका काम क्या है, प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में क्या काम है। कई बार देखा होगा आपने, चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद जो है ब्लड लगातार बहता रहता है, जिसकी वजह से क्या होती है, डेथ हो जाती है। तो सुना होगा, कहते हैं कि खून ज्यादा बह गया था, रक्त ज्यादा बह गया था। तो देखिए प्लेटलेट्स क्या हो, अगर कम हो तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बन पाता और खून क्या होता है, ज्यादा बह जाता है। कार्य क्या इसका, शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को क्या करती है, ये रोकती है। या फिर हम कह सकते हैं रक्त का थक्का जमाना। अब ये क्या होता है, ब्लड क्लॉट या फिर रक्त का थक्का जमाना। देखिए अगर हमें किसी पार्ट में चोट लगती है तो वहां से ब्लड आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड होता है। अब वो ब्लड क्या होगा, अगर किसी की बॉडी में प्लेटलेट्स अच्छी है तो अपने आप क्या होगा, रक्त का थक्का बन जाएगा और ब्लड आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट 2 लाख वगैरह से कम है, यानी कम है, तो क्या होगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा और ब्लड लगातार बहता ही जाएगा। अगर बात करें तो ये एक बीमारी भी होती है, बीमारी का नाम होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो बीमारी है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड का थक्का नहीं बनता। इसमें क्या होगा, ब्लड का थक्का नहीं बनता, और ये बीमारी होती ही मेल्स में है।
यानी कि हीमोफीलिया पुरुषों में होती है, महिलाओं में ये बीमारी कभी भी नहीं देखी जाती। महिलाएं क्या करती है, इस बीमारी को फैलाने का कार्य करती हैं। तो हीमोफीलिया बच्चों क्या एक आनुवंशिक रोग है, इसे वहीं पर पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि रक्त का थक्का जो है जमने का टाइमिंग क्या होता है, तो टाइम याद रखेंगे 4 से 6 मिनट, यानी 4 से 6 मिनट के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, रक्त का थक्का जमना चाहिए। अब देखिए पेपर में क्वेश्चंस क्या आते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायता करती हैं, तो आंसर क्या होगा, प्लेटलेट्स। अगर आ जाए कि कौन सा जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का जमाता है, तो आंसर क्या होगा, फाइब्रिनोजन। अब ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या है, ये हमारे मांसपेशियों में है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या है, ये हमारी मसल्स में है। अगर हमारे शरीर के किसी भाग में चोट लगी तो वहां से क्या आएगा, ब्लड आएगा। तो फाइब्रिनोजन जो होते हैं ये प्रोटीन्स होते हैं मांसपेशियों में, ये धागे की तरह संरचनाएं होती हैं। जिस पार्ट में चोट लगी, जिस अंग में चोट लगी, वहां पर ये क्या करेंगे, जाल बनाना स्टार्ट कर देंगे और ब्लड के बहाव को बाहर आने से रोकेंगे। तो फाइब्रिनोजन क्या है, प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। अब बात करें आयन की, कि कौन सा जो आयन है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, तो आंसर क्या बनेगा, कैल्शियम आयन। देखिए कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और ऊपर कितने प्लस हैं, 2 प्लस। अब यहाँ 2 प्लस क्यों आए, क्योंकि कैल्शियम जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसीलिए जब भी हम आयन की फॉर्म में लिखेंगे तो कैल्शियम प्लस प्लस लिखा जाएगा। उसके बाद बात करें कि कौन सा विटामिन, देखिए हरियाणा पुलिस के जैसे क्वेश्चनों में या जीडी का जो एग्जाम होता है, ऐसे एग्जाम्स में ये ऐसे क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं कि किस विटामिन की सहायता से रक्त का थक्का जमता है, तो कौन सा विटामिन होगा, विटामिन के। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें कि WBC, कुछ सोचते हैं कि हम WBC को कैसे बढ़ाएं बॉडी में, तो WBC को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, विटामिन ए की हेल्प से। WBC को हम विटामिन ए की हेल्प से बढ़ा सकते हैं, यानी कि विटामिन ए WBC के निर्माण में सहायता करते हैं। आगे देखिए प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स किन डिसीज में कम हो जाती है, किन बीमारियों में कम हो जाती है, तो डेंगू में। तो जो डेंगू बीमारी है इसका दूसरा नाम क्या है, हड्डी तोड़ बुखार। क्योंकि जो डेंगू का मरीज होता है अगर वो ठीक भी हो जाता है तो कम से कम ठीक होने के बाद 1 हफ्ते तक उसकी हड्डियों में क्या रहेगा, काफी पेन रहेगा, दर्द होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसे, हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू जो है क्या है, ये बुखार है, फीवर है। इस बुखार में क्या होगा, प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। देखिए डेंगू फैलता किससे है, एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से, या हम ये भी बोल सकते हैं कि मादा एडीज, क्योंकि जो भी मच्छर काटता है वो मादा मच्छर होती है और नर मच्छर जो होता है वो कभी भी मनुष्य का खून नहीं पीता। इसके पीछे कारण क्या है, देखिए जो मादा मच्छर होती है उसे देने होते हैं अंडे। अंडे देने के लिए उन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है और वो प्रोटीन उन्हें मनुष्य के ब्लड में मिलती है। इसीलिए जो मादा मच्छर होगी वो क्या करेगी, मनुष्य का खून पिएगी, और जो नर मच्छर होता है बच्चों वो फूलों का रस पीता है। उसके बाद देखिए बात करें चिकनगुनिया, ये भी फीवर है। तो चिकनगुनिया जो है ये भी क्या होगा, इसमें भी प्लेटलेट्स में क्या आ जाती हैं, कमी आ जाती है। उसके बाद देखिए आरबीसी के कारण कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, या फिर यूं बोले कि किन रोगों में आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है। तो बात करें मलेरिया की, सुना होगा आपने मलेरिया, या इसे हम वायरल बोल देते हैं। मलेरिया बीमारी जो है पेपर में क्या क्वेश्चंस बने हैं, HSSC लाइक क्लर्क, ग्राम सचिव, या फिर हम बात करें पटवारी के एग्जाम में, तो क्वेश्चन आता है कि मलेरिया बीमारी का प्रभावित अंग। ऑप्शन दे रखे हैं 4। फर्स्ट है यकृत, नंबर 2 है प्लीहा, नंबर 3 मस्तिष्क, नंबर 4 आमाशय। तो पूछा क्या है कि प्रभावित अंग क्या होगा, तो क्या होगा, देखिए अगर यकृत और प्लीहा दोनों ही ऑप्शन में है तो हम प्लीहा लगाएंगे। ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि जो मलेरिया बीमारी है यह भी एक मच्छर के काटने से होती है। कौन सा मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर। ये क्या है मादा एनाफ्लीज मच्छर, जैसे ही मनुष्य का खून पिएगी तो ब्लड में क्या छोड़ देगी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, एक परजीवी है। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरों के शरीर पे रह के भोजन लेते हैं। अब ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर में आ जाएगा, ब्लड में, ब्लड के आरबीसी को खत्म कर देगा और क्या करेगा, अपनी ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो मलेरिया बीमारी है उसमें आरबीसी क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं, यानी कि आरबीसी क्या होगी, डैमेज हो गई, मर गई। तो आपको बताया था कि जो आरबीसी है वो कहाँ पे मरती हैं, प्लीहा पे। प्लीहा को ही क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो प्रभावित अंग क्या होगा, प्लीहा होगा। अगर ऑप्शन में प्लीहा नहीं है, देखिए ऑप्शन कई बार चेंज करके भी डालते हैं। ये दे दिए ऑप्शन, नंबर 1 यकृत, नंबर 2 मस्तिष्क, नंबर 3 आमाशय, नंबर 4 अग्नाशय। तो अब हमारा आंसर किस पे जाएगा, यकृत पे जाएगा।
लेकिन अगर ऑप्शन में यकृत भी है, प्लीहा भी है, तो हम क्या टिक करेंगे? प्लीहा। देखिए वैसे तो मलेरिया बीमारी का प्रभावित अंग क्या आएगा? रक्त आएगा, ठीक है। रक्त में क्या आएगा? आरबीसी, और आरबीसी के बाद क्या आएगा? प्लीहा, और प्लीहा के बाद क्या आएगा? यकृत। तो ये चारों ही क्या होते हैं? आंसर ठीक होते हैं। वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हमें ऑप्शन में क्या गिवन है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को देख के अपने आंसर करेंगे। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं मीन्स ब्लड वेसल। हमारे शरीर में अभी हमने पहले पढ़ा रक्त, अब वो रक्त बच्चों पूरे शरीर में कैसे जाता है, किसके थ्रू जाता है? तो देखिए हमारे शरीर में क्या है? पाइप्स हैं। वो पाइप्स या फिर आप देखो 3 तरह की हो सकती हैं वाहिकाएं। नंबर 1 है धमनी, धमनी को हम बोलते हैं आर्टरी। नंबर 2 पर है शिरा, शिरा होती है वेन। नंबर 3 है कैपिलरी, कैपिलरी होती है केशिका। बात करें बच्चों धमनी की, तो धमनी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे पूरे शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? लार्जेस्ट आर्टरी क्या रहेगी? एब्डोमिनल ओर्टा। डायरेक्ट हम इसे ओर्टा भी बोल देते हैं, लेकिन आप क्या कीजिए, पूरा नाम याद कीजिए। सबसे बड़ी धमनी क्या है? एब्डोमिनल ओर्टा। एब्डोमिनल ओर्टा। देखिए धमनियों में कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। पूरे शरीर को शुद्ध रक्त की सप्लाई कौन करेगा? ओर्टा करेगी। लेकिन ये ओर्टा जो है हार्ट के किस चैम्बर से निकलती है और कहां पे जाती है? तो देखिए हमारे हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर। ये जब हम हार्ट वाले टॉपिक पे आएंगे तो वहां आपको डिटेल से समझ आएगा। तो हार्ट के निकलती है बाएं नीले से। अभी आप सिर्फ डायरेक्शन याद रखो, हृदय के बाएं नीले से पूरे शरीर में जाती है शुद्ध रक्त लेकर। अब बच्चों शुद्ध रक्त का क्या मतलब होता है, अशुद्ध रक्त का क्या मतलब होता है? देखिए रक्त होता है 2 तरह का, प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। शुद्ध रक्त क्या होता है? जिस रक्त में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है, उसी रक्त को क्या कहा जाता है? शुद्ध रक्त। और जिस रक्त में बच्चों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उस रक्त को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध रक्त। तो एब्डोमिनल ओर्टा क्या करेगा? हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो कौन लेकर जाएगी? एब्डोमिनल ओर्टा। उसके बाद आते हैं शिरा की बात करें तो सबसे बड़ी शिरा क्या रहेगी? इंफीरियर वेना केवा। ध्यान रखिए सबसे बड़ी शिरा इंफीरियर वेना केवा। ये दोनों ही क्वेश्चंस एग्जाम में बन चुके हैं। इंफीरियर वेना केवा जो है इसकी क्या डायरेक्शन होगी? देखिए हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को कहां पर लेकर आएगी? हार्ट के दाएं आलिंद में, हार्ट के दाएं आलिंद में। अभी आप सिर्फ लिख लीजिए, इसको मैं पूरे डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी तो आपको पता लगेगा एब्डोमिनल ओर्टा कहां से निकली, कहां पर गई। उसी तरीके से देखिए अतः थर्ड टाइप की होती है केशिका, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी। कैपिलरी बेसिकली 2 ही इसके यूज होते हैं बॉडी में। एक तो ये कहीं भी हो सकती है, साइज इसका बिल्कुल छोटा छोटा होता है। मेन काम होता है इसको धमनी और शिरा को आपस में जोड़ना। ध्यान रखिए केशिका का मेन काम क्या है? हमारे शरीर में धमनी और शिरा को आपस में जोड़ना। उसके बाद आइए सेकंड पॉइंट पर, धमनियों की बात करें कि शरीर में कहां पे होती हैं, तो ध्यान रखिए ये शरीर में कहां पर पाई जाती है? गहराई में, यानी कि इन्हें हम नहीं देख पाते। ये हमारे शरीर में काफी गहराई में होती हैं। अगर आप अपने हाथ पे हाथ लगा के देखोगे तो कुछ आप महसूस कर सकते हो कि ये अंदर हमारी बॉडी में है। लेकिन जो हमें ये ग्रीन कलर की नस दिखाई देती हैं जो कि स्किन के बिल्कुल नीचे होती हैं बच्चों, ये क्या होती हैं? ये होती हैं शिराएं। धमनियां कहां पर होगी? बॉडी के अंदर होंगी, डीप में होती है, गहराई में होती हैं। लेकिन शिरा जो होती है त्वचा के नीचे उपस्थित होती है, स्किन के नीचे ही होती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, धमनियों की अगर रंग की बात करें तो ये देखने में लाल रंग की होती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें किस टाइप का ब्लड है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का क्या मतलब है? जिसमें ऑक्सीजन थी। इनको अगर देखें तो आपकी हाथ की नसों को अगर आप देखो तो कैसा दिखाई देगा? ग्रीन कलर का, ब्लूइश, नीली हरी दिखाई देंगी। ऐसा क्यों दिखाई देता है? इसमें भी तो ब्लड है, ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही खराब ब्लड इनमें बह रहा है। देखिए इनमें जो ब्लड होगा उसमें क्या होगी? CO2 होती है, इसीलिए CO2 की वजह से इनका रंग कैसा आता है? ग्रीनिश ब्लू, यानी कि हरा नीले रंग का आ जाता है। उसके बाद बात करें ब्लड प्रेशर की, तो धमनियों में देखिए रक्तदाब क्या होता है बच्चों? हाई होता है। इनमें रक्तदाब हाई होता है और इनमें रक्तदाब कैसा होगा? कम होगा। शिराओं में रक्तदाब क्या होगा? कम होगा। एक और बात देखिए, धमनियों की अगर दीवारों की बात करें या इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो धमनियां थोड़ी मोटी होती हैं। इनकी जो दीवारें हैं वो क्या होंगी? थिक वॉल्ड होंगी, मोटी होंगी इनकी भित्ति। इनकी दीवारें मोटी क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पर अभी हमने लिखा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। अगर इनकी दीवारें पतली होंगी तो फट सकती है। अगर धमनियां फट जाएं तो उसी को क्या कहा जाता है? हार्ट अटैक कहा जाता है। लेकिन धमनियां जो होती है बच्चों, इनकी दीवारें क्या होंगी? इनकी भित्ति क्या होंगी? मोटी होंगी।
शिराओं की बात करें तो शिराओं में क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है तो इनकी जो वॉल होंगी, दीवारें, वो क्या होती है, कम थिक, कम मोटी होती हैं। उसके बाद देखिए धमनियों में किस टाइप का ब्लड बहता है, धमनियों में हमेशा ही शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखिए धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसी धमनी है जिसमें किस टाइप का रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। ध्यान रखें, एक ऐसी धमनी जिसमें किस टाइप का ब्लड होगा, अशुद्ध, और वो कहां से निकलती है, कहां जाती है, उसका नाम क्या है, नाम क्या रहेगा, फुफ्फुसीय धमनी। इंग्लिश में हम बोलते हैं पुल्मोनरी आर्टरी। फुफ्फुस का मतलब फेफड़े होता है। अगर शुद्ध हिंदी में हम फेफड़ों को बोलें तो क्या बोलेंगे, फुफ्फुस बोलेंगे। तो फुफ्फुसीय धमनी नाम से ही पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फेफड़ों से कनेक्टेड है। देखिए अशुद्ध रक्त इस धमनी में होगा। ये धमनी कहां से निकलेगी, हमारे हार्ट के दाएं नीले से निकलेगी और फेफड़े में जाएगी। अब देखिए फेफड़ों में ही रक्त शुद्ध होता है, तो फेफड़ों में शुद्ध रक्त होता है, लेकिन ये क्या कर रही है, फेफड़ों में रक्त लेकर आ रही है। इसका मतलब इसमें किस टाइप का रक्त होगा, अशुद्ध रक्त। ये कहां से निकलेगी, हार्ट के दाएं नीले से और दाएं फेफड़े में जाती है, और फेफड़े के बाद हम नाक के थ्रू CO2 को बाहर करते हैं। अब बात करें शिराओं की, तो शिराओं में क्या होगा, हमेशा ही क्या होगा, अशुद्ध रक्त बहता है। जितनी भी हमारे शरीर में शिराएं होती हैं उन सब में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध, लेकिन एकमात्र ऐसी शिरा जिसमें क्या होगा, शुद्ध रक्त बहता है, वो क्या रहेगी, फुफ्फुसीय शिरा। देखिए दोनों के नाम कुछ मैच होते से हैं, ये तो है फुफ्फुसीय धमनी और यहां पर क्या है, फुफ्फुसीय शिरा। अब ये शिरा क्या कर रही है, शुद्ध रक्त है, तो रक्त शुद्ध कहां पे होता है, फेफड़ों में, तो यहां पर भी फुफ्फुस वर्ड शब्द यूज हुआ है, यानी कि ये शिरा फेफड़े से निकलेगी और हार्ट में जाएगी। ध्यान, ब्लड ग्रुप्स जिसे हम बोलते हैं रक्त समूह। अब ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा कि मेरा A है, इसका B है। तो बच्चों जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, साइंटिस्ट है लैंडस्टीनर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने। कब की थी, 1902 में। तो लैंडस्टीनर ने क्या बताया कि जो ब्लड ग्रुप है, रुधिर वर्ग है, वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो देखिए रुधिर वर्ग O, A, B, AB, यानी ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB। उसके बाद है रुधिर दिया जा सकता है। देखिए बड़े 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन बन चुका है, खोज किसने की, लैंडस्टीनर। कितने टाइप का होता है ब्लड ग्रुप, 4 प्रकार का। उसके बाद आता है कि इनमें यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, या हम बोले कि सर्वदाता कौन सा होता है। सर्वदाता होता है जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, वो हम बोलेंगे O वाले को। जो ब्लड ग्रुप O होता है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, और जो बच्चों AB वाला ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से ब्लड क्या कर सकता है, ले सकता है। इसीलिए AB को हम क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। देखिए तो रुधिर वर्ग जो O है ये किस किस को ब्लड दे सकता है, O वाले को दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी और AB को भी, चारों को ही दे सकता है। इसीलिए क्या है ये सर्वदाता। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप O है वो ब्लड किससे लेगा, वो ब्लड ले सकता है, रुधिर प्राप्त कर सकता है सिर्फ O वाले से ही, यानी सेम ग्रुप वाले से। ठीक है, उसके बाद बात करें A वाले की, तो A वाला देखिए रुधिर दिया जा सकता है। A वाला किस किस को ब्लड दे सकता है, नंबर 1 A को, खुद वाले को दे सकता है। नंबर 2 किसे दे सकता है, AB को। ठीक है, AB, क्योंकि AB तो सर्वग्राही है, सभी से लेगा, A वाले से भी लेगा। लेकिन जो A वाला है ये किससे ब्लड ले सकता है, एक तो खुद वाले ब्लड ग्रुप से और एक O वाले से। इसी टाइप से बात करें अगर B ब्लड ग्रुप की, तो B वाला जो है रुधिर देगा एक तो B वाले को, सेम पर्सन को, सेम ब्लड ग्रुप को, और एक AB को। इसी टाइप से B वाला किससे रुधिर ले सकता है, एक तो खुद वाले से लेगा और एक O वाले से। इसी टाइप से बात करें AB की, तो AB जो है बच्चों रुधिर दिया जा सकता है। AB वाला सिर्फ AB को ही क्या करेगा, ब्लड देगा। लेकिन रुधिर प्राप्त कहां से करेगा, O से भी करेगा, A से भी करेगा, B से भी करेगा और AB से भी करेगा, बिकॉज ये क्या है, सर्वग्राही है। अब बात करें बच्चों आगे टेबल की, वहां पर है एंटीजन और एंटीबॉडी। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, एंटीजन्स तो क्या होते हैं, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड में ऑलरेडी पाए जाते हैं, एंटीजन्स। और एंटीबॉडीज क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि हमारे शरीर में क्या होता है, कोई बैक्टीरिया एंट्री कर जाता है, जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो हमारा शरीर उसके खिलाफ क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है। तो एंटीबॉडीज हम बोलेंगे इन्हें। ठीक है, तो एंटीजन की बात करें बच्चों, तो एंटीजन होते हैं 2 टाइप के। एक तो होता है एंटीजन A, स्मॉल a, एंटीजन होता है स्मॉल b। तो देखिए जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप A होता है उसके पास होता है एंटीजन A, अगर किसी का B होता है तो एंटीजन होता है B।
और अगर होता है ए बी तो उसे हम बोलेंगे उसमें ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। ये क्या है, ये प्रोटीन्स होते हैं। और बात करें ओ की तो ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता। अब इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए जब ओ वाले का ब्लड किसी को भी हम चढ़ाएंगे तो उसका शरीर एंटीजन्स को पहचान नहीं पाता और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाएगा। इसीलिए जब एंटीबॉडीज ही नहीं बनेगी तो उस व्यक्ति का ब्लड हम ओ वाले का ब्लड हम सभी को दे सकते हैं। मान लो हमने बी वाले को क्या किया, ए का ब्लड दे दिया। बी ब्लड ग्रुप को हमने ए वाले का ब्लड दे दिया तो क्या होगा, अब बी ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन्स है, बी है, और ए में क्या एंटीजन है, ए है। तो क्या करेगा, ये बी वाला सिर्फ बी एंटीजन को ही पकड़ेगा, लेकिन उसके पास एंटीजन क्या है, ए है। तो जो बी वाला ब्लड ग्रुप है ये इसके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देगा, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बनाएगा जिससे कि ये ए वाले के ब्लड को खत्म कर देगा, डैमेज कर देगा। तो डैमेज कर देगा तो ब्लड उसे मिल ही नहीं पाया, इस तरीके से डेथ हो सकती है। तो देखिए उसके बाद हम बात करें एंटीबॉडीज की, तो ओ वाले में क्या होता है, दोनों ही तरह की एंटीबॉडीज होती है, ए बी और बी बी। कैपिटल में चलेंगे, कैपिटल ए क्या होता है, इसके पास एंटीबॉडीज होंगी बी, यानी कि किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगा, बी के। बी वाला किसके अगेंस्ट बनाएगा, ए के। और ए बी में कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, इसलिए ये किसी भी ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बना पाता और ये सभी का क्या है, ब्लड इजिली ऑब्टेन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आज एक आता है रीसस फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर क्या था, रीसस क्या था बच्चों, तो रीसस ध्यान रखेंगे, रीसस जो है एक मंकी की क्या है, जाति है, प्रजाति है। तो उस बंदर में क्या है, ये सबसे पहले फैक्टर देखा गया था। कहते हैं कि देखिए मनुष्य का जो विकास हुआ वो बंदरों से ही हुआ है। कौन से बंदर से, चिंपांजी से। तो देखिए बंदरों में क्या था, ये फैक्टर था। तो अगर ये मनुष्य के अंदर भी मिलता है तो उसे हम बोल देते हैं पॉजिटिव, RH पॉजिटिव। और जिस इंसान में ये फैक्टर नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं RH नेगेटिव। तो ये थे 4 ब्लड ग्रुप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपने देखे। देखिए एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। अब हम सभी को पता है कि O जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन पेपर में O के भी ऑप्शन बना दिए, O नेगेटिव या फिर O पॉजिटिव। भी O नेगेटिव वाले को बोलेंगे या O पॉजिटिव वाले को हम यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, केसेस में हमारा आंसर होगा O नेगेटिव, क्योंकि O नेगेटिव के पास तो बिल्कुल भी एंटीजन नहीं होगा और O पॉजिटिव में हो सकता है कि कुछ थोड़ी मात्रा में एंटीजन प्रेजेंट हो। तो O नेगेटिव आप टिक करोगे। ठीक है, तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप। अभी तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ब्लड के बारे में पढ़ा, नंबर 2 रुधिर वाहिकाएं, नंबर 3 हमारा था ब्लड ग्रुप्स। इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा टॉपिक है हार्ट का। तो हार्ट के बारे में पढ़ने से पहले आप सभी ये दोनों वीडियो अच्छे से देखें और अच्छे से समझें। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।